हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल केबी इंग्लिश ग्रामर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। ठीक है, चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि आपका जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 होने वाला है वो 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो आप परीक्षा के लिए पूरी तरह से जुट जाइए और तैयारी अपना स्टार्ट कर दी खूब अच्छे से, और हम आपके साथ लगे हुए हैं। तो हम इस समय अपने चैनल पर जो है क्लास 10th यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश का पेपर आपको बार बार सॉल्व करा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में ही हमने आपको बताया हुआ था कि जो क्वेश्चन पेपर आपके इस साल क्लास 10th इंग्लिश में आने वाले हैं 2025 में, उससे संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो इनके आने की प्रबल संभावना है, जो क्वेश्चन पेपर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उसकी तैयारी के लिए मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार वीडियो जितने भी अपलोड होते हैं उनको देखते रहिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो आपके स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस आते हैं, जो स्टार्टिंग के आपके सभी सब्जेक्ट, आप सबको पता है कि सभी विषय में आपके 20-20 क्वेश्चन जो कि अल्टरनेटिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और OMR बेस्ड होते हैं। इन क्वेश्चन का आंसर अगर सही आप देते हैं तो आपको 20 का 20 अर्थात 20 का 20 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो यही 20 क्वेश्चन है जो आपको 100 में 100 लाने की पूरा मदद करता है। अगर इसमें से आपके गलत हो गए तो फिर आप में 100 में 100 नहीं ला पाएंगे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं और पिछली वीडियो में बताया है, जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे उनके 100% आने की प्रबल संभावना है और वो निश्चित रूप से 2025 के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में आने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है, पिछले कई वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है कि जो यूपी बोर्ड के अंतर्गत हाई स्कूल में 20 क्वेश्चन अल्टरनेटिव आने वाले हैं इंग्लिश से रिलेटेड, वो जो 20 क्वेश्चन होते हैं आपके, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले उसमें क्या आता है, अनसीन पैसेज आता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको जो है यहाँ पे लिखा हो यूपी बोर्ड परीक्षा 2025। तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 है और सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th का हमने जैसा कि आपको बताया, और सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक ये जो है आपके इंग्लिश पेपर में क्या जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, सब सब्जेक्ट में 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन आते हैं वो अल्टरनेटिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। उनका आंसर अगर आप सही दे देते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो आप इनकी तैयारी ज़रूर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, चूँकि यहीं से आपके अगर नंबर कम होते हैं तो आपका 100 में 100 नहीं आएगा, साथ ही साथ अब बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आने पाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा नंबर हमारा आए तो ये 1 से लेकर 20 क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। तो हम आपके साथ लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनका एक भी क्वेश्चन इन 20 क्वेश्चन में से गलत ना हो, ताकि उनका मेरिट लिस्ट में अच्छा सा पोजीशन बन पाए। तो देखिए, हम अनसीन पैसेज पहला, जैसे कि पहले भी बताए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 अर्थात 3 क्वेश्चन जो होते हैं, एक अनसीन पैसेज दिया रहता है, एक अनसीन पैसेज दिया रहता है और 1 से 3 तक जो है क्वेश्चन इसी अनसीन पैसेज से पूछे जाते हैं। यह अनसीन पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी होता है और आंसर देने के लिए हमने आपको इसका तरीका बताया हुआ है कि आप इसका आंसर कैसे अच्छे से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप क्या करिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। हमने कई बार आपको कहा है कि सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए जो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ क्वेश्चन है कि द गंगा इज ए सिंबल ऑफ, गंगा जो है प्रतिबिंब है, गंगा एक प्रतीक है, किस चीज़ का प्रतीक है? इंडिया से रिच ग्रीन ग्रोथ, इंडिया की धनी जो है ग्रीन विकास में, इंडिया से रिच मिनरल्स, या इंडिया से इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इंडिया से ब्राइट फ्यूचर, किसका? दूसरा क्वेश्चन है वॉट आर द थिंग्स लव्ड बाई द आथर मैंशनड इन द गिवन पैसेज, कह रहा है कि वह कौन सी चीज़ है जिसे आथर जो है इस पैसेज में जो दिया गया है सबसे ज़्यादा लाइक करता है, सबसे ज़्यादा पसंद करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। हमने आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज होते हैं। जो पैसेज हम आपको बता रहे हैं, ये पैसेज लगभग आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो इन पैसेज को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और इनका आंसर सही तैयार कर लीजिए। चलिए देखिए, पैसेज नंबर 1 अनसीन पैसेज आपका है, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया।
गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलोविड ऑफ हर पीपल, यह अपने लोगों की प्रियतमा या प्रिय है। राउंड विच, जिसके चारों तरफ। आर इंटरविंड हर रेसियल मेमोरी, जिनके चारों ओर उसकी जातिगत स्मृतियाँ। हर होप्स, उसकी आशाएं। एंड हर फियर, और उसके डर। हर सॉन्ग्स ऑफ ड्रीम, और उसके विजय की गीत। एंड हर विक्ट्री, तो उसके विजय और संगीत की गीत। एंड हर डिफीट, और उनकी हार, अर्थात उनके विजय और उनकी जो है जीत और हार का जो है ये सॉन्ग्स। एंड सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडिया से एज लॉन्ग कल्चरल एंड सिविलाइजेशन। सी हैज़ बीन सिंबल ऑफ इंडिया से एज लॉन्ग कल्चर, मतलब गंगा जो है वह भारत की बहुत लंबे समय से संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक बनी हुई है। इन द सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडिया से एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो गंगा जो है बहुत लंबे समय से संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक बनी हुई। किसके? भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक बनी हुई है। एवरी चेंजिंग, एवरी, ये ईवर चेंजिंग, एवरी फ्लाउइंग, ईवर चेंजिंग हमेशा बदलते हुए, ईवर फ्लोइंग हमेशा बहते हुए। एंड एट, और फिर भी ईवर द सेम गंगा, फिर भी गंगा हमेशा एक जैसा ही दिखाई पड़ती है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ ऑल द स्नो कवर्ड पीक्स। सी रिमाइंड्स, गंगा मुझे याद दिलाती है, नेहरू जी ने लिखा हुआ है, गंगा मुझे याद दिलाती है बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों। एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालय, और हिमालय की गहरी घाटियों की। तो गंगा हमें जो है किस बात की याद दिलाती है? तो गंगा मतलब सी रिमाइंड्स मी ऑफ स्नो कवर्ड पीक, गंगा हमें जो है बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों और डीप वैलीज ऑफ हिमालय, और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैंने बहुत प्यार किया है, जिसे मैंने बहुत चाहा है। ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स विलो, और जिसके संपन्न और विशाल मैदान, जिसके नीचे वर माई लाइफ, जिसके नीचे मेरा जीवन। एंड वर्क, मेरा कार्य। हैव बीन कास्ट, गुजरा हुआ है। तो कवि कह रहा है कि गंगा जिसे मैंने हमेशा प्यार किया है, जिसे मैंने हमेशा चाहा है, और जिसके एकदम संपन्न और विशाल मैदान, जिसके नीचे मैंने बहुत सारे काम किए हैं और मेरा समय गुजरा हुआ है। तो ये तो पैसेज रहा। अब इस पैसेज का आंसर आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा, चूँकि आपने पैसेज को समझ लिया है। तो देखिए जैसे पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है, द गंगा इज ए सिंबल ऑफ, गंगा किसका प्रतीक है? गंगा किसका प्रतीक है? तो ये देखिए आंसर आपका, इंडिया से एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा जो है संस्कृति, भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। देखिए गंगा भारत की संस्कृति और सभ्यता, लंबे समय से संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। अभी आपने यहाँ पे देखा था इसको, ये देखिए यहाँ आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इंडिया, द सी हैज़ बीन सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मतलब गंगा जो है बहुत लंबे समय से भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक बनी हुई है। तो इसका आंसर आपको मिल गया कि गंगा जो है, ये देखिए तीसरा आपका है सी ऑप्शन, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है कि वॉट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ है लव्ड बाय द ऑथर, जिसे कवि या लेखक बहुत अधिक पसंद करता है। मेंशन इन गिवन पैसेज, जो इस पैसेज में दिया गया है। तो कवि को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? द स्नो कवर्ड पीक एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालय। तो मतलब जो राइटर है, जो ऑथर है, लेखक को जो है बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ और हिमालय की गहरी घाटियाँ बहुत ही पसंद है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? और एक यहाँ पे स्नो पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज एज वेल एज रिच एंड वास्ट प्लेन एंड विलो। यहाँ पे आपका कह रहा है कि जो सही है। तो कवि को अगर देखा जाए, राइटर को तो क्या पसंद है? स्नो कवर्ड पीक एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालय। तो पहला ऑप्शन इसमें का सही है। तो इस तरीके से पहले वाले में अगर देखा जाए तो आपने पहले का ऑप्शन आपका ए सी है और दूसरे का ऑप्शन आपका ए है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब आइए देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ विक्ट्री, ये इनमें से चारों में से कौन सा विक्ट्री का अपोजिट है? तो एक पूछ रहा है कि इनमें से जो विक्ट्री का अपोजिट कौन सा है? तो विक्ट्री मतलब विजय होता है, तो डिफीट माने हार। तो 100% आपका आंसर कौन सा? विक्ट्री, विक्ट्री माने विजय, ट्रिम्फ माने विजय, ओवरकम माने विजय, रूइन माने खराब होना और डिफीट माने हार। तो आपका ऑप्शन जो सही हो वो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन ये सही हो गया, ठीक। ये आपका ऑप्शन सही हो गया। तो विक्ट्री का जो अपोजिट है, विक्ट्री माने विजय, विक्ट्री माने जीत या विजय और डिफीट माने हार। तो ये आपका ये सही। तो इस प्रकार देखिए आपने तीनों क्वेश्चन सही कर लिया अनसीन पैसेज का। तो अगर अनसीन पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक,
क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक, जो कि ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन होते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन जो होते हैं, हमने आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच में आपका जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, टाइप ऑफ सेंटेंसेस हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा और आपका डायरेक्ट रीऑर्डरिंग हो जाएगा, और रीऑर्डरिंग के बाद आपका मिस स्पेल्ड हो जाएगा। तो देखिए 5 क्वेश्चन पूछता है, 4 से 8 तक आपको 5 क्वेश्चन है जो पार्ट ऑफ स्पीच से पूछता है। पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन आ जाते हैं। और उसके बाद जो हमने आपको बताया कि जो आपके टेंसेस हैं, जो आपको टेंस पढ़ना है, तो टेंस आपके जो 12 टेंस है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आर्टिकल से पूछे जाते हैं, और एक आपका रीऑर्डरिंग होता है जो सेंटेंस को सही करेक्शन में रखना होता है, और लास्ट एक क्वेश्चन होता है जो मिस स्पेल्ड अर्थात सही स्पेलिंग से पूछता है। तो आप इसको देख लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग। कह रहा है कि जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है इनका सही आंसर चुनकर आप करेक्ट करिए। तो देखिए पहला क्या है, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव। इस सेंटेंस को देखिए, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की जो प्रश्न को हल कर ले। आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव कौन है आपको पहचान करना है कि इसमें आपके इस पूरे सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है। सॉल्व्ड ए एडजेक्टिव है, कि प्रॉब्लम ए एडजेक्टिव है, कि इंटेलिजेंट ए एडजेक्टिव। दोस्तों आप सबको पता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो विशेषता बताता है। तो यहाँ विशेषता देखिए, सॉल्व ये क्रिया है, ये हो नहीं सकता। प्रॉब्लम ये नाउन है, समस्या है। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, तो ये क्या कर रहे हो, एक बुद्धिमान लड़की थी, इस लड़की की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, तो इस लड़की की विशेषता बताए, तो एडजेक्टिव कौन हुआ, इंटेलिजेंट। तो हमारा जो सही ऑप्शन हुआ इसमें वो ऑप्शन ए हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये सेंटेंस से है, वो टेंस से है। आप इफ़ यू वर्क हार्ड, ये कह रहा है इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल पास, तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। तो दोस्तों ये क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस में होता है, अगर हमारा जो है सेंटेंस कंडीशनल है तो एक को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखते हैं, दूसरे को फ्यूचर में रखते हैं। तो ये यू वर्क हार्ड ये आपका जो है प्रेजेंट में है, तो इसलिए दूसरा कौन से जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। तो यहाँ विल हो जाएगा। वैसे जितने भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे भी गए हैं और इनके पूछने की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनको आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, प्रीपोजिशन से वो आर्टिकल से संबंधित है। देखिए वी मस्ट हेल्प द पुअर, यहाँ देखिए वी मस्ट हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा, द पुअर, यहाँ पे द हो जाएगा। चूँकि आप सबको पता है कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर हम द लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, हमें नाउन का बोध होने लगता है। तो ये पुअर एडजेक्टिव है, द लगा देंगे तो गरीब लोग हो जाएंगे। तो वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो वी मस्ट हेल्प द पुअर, ए लगेगा नहीं, एन लगेगा नहीं, और यहाँ पे चूँकि नन ऑफ द एबव हो ही नहीं सकता, तो आपका ये ऑप्शन सही है। अब आते हैं अगला सेंटेंस है दोस्तों कि जो है रीऑर्डरिंग का सेंटेंस है ग्रामर का। यहाँ पे देखिए, क्रो क्लेवर इज अ वेरी द बर्ड, यहाँ पे इसका सही कौन सा होगा। तो हमने आपको बताया रीऑर्डरिंग के अंतर्गत आपको करना क्या होता है कि सेंटेंस को सही बनाना होता है। सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट, ऐसे करके रखने। तो इसमें देखते हैं कौन सा, द वेरी क्लेवर, ये तो हो ही नहीं सकता चूँकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। द क्रो ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें देखते हैं कि यही होगा। द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, एक ही है, देखिए ये भी नहीं हो सकता। द बर्ड क्रू ये भी नहीं हो सकता। अ बर्ड वेरी क्लेवर इज नॉट, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा दूसरा ऑप्शन एकदम सही है, द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। चूँकि हमने आपको बताया कि देखिए जब भी आप रीऑर्डरिंग करते हैं, सेंटेंस को सही करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं कंप्लीमेंट आता है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे देखिए ये आपकी क्या है, ये कंप्लीमेंट ही है, ये कंप्लीमेंट है। ये ऑप्शन आपका सही है, चूँकि जब भी हम देखते हैं तो हमारा सब्जेक्ट जो होता है ये आता है। द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, ये आपको ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका मिस स्पेलिंग, हमने बताया रहा था कि आपको जो है एक स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आती है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी होता है, आप इसको आसानी से सही कर लेंगे अगर रेगुलर आप पढ़ रहे हैं तो। और वैसे भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ से आप पढ़ लीजिए, यहाँ से भी मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द मिस स्पेलिंग, यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिस स्पेलिंग, मतलब गलत कौन लिखा हुआ है। ये जो चारों में कौन सा वर्ड है, मतलब ये चारों वर्ड में कौन से वर्ड गलत लिखा, स्पेलिंग गलत है इन चारों में, किसकी स्पेलिंग गलत है यही देखना है। तो किसकी स्पेलिंग गलत हम देखते हैं, बिलीव ये सही है, अचीव
अचीव ये सही नहीं है, डिसीव ये सही है, रिसीव ये भी सही है, बिलीव सही है, डिसीव भी होता है, रिसीव भी होता है, अचीव ये स्पेलिंग नहीं होता, चूँकि अचीव की स्पेलिंग होता है ACHIEV होता है, मतलब आई पहले होगा ई बाद में होगा, तब ये जाकर सही होगा, अर्थात हमारा मिस स्पेलिंग गलत वाला यही है, तो हमारे ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक, इस तरीके ये वाला भी सही हो गया। अब आइए देखते हैं अगला। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक ये प्रोज सेक्शन का होता है, मतलब ये आपके जो क्वेश्चन होते हैं 9 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, अर्थात 1 और 2 क्वेश्चन, ये जो पैसेज होते हैं, तो ये आपके जो लेसन, जो प्रोज में लेसन दिए गए हैं, जो प्रोज में आपके लेसन दिए गए हैं, उन्हीं लेसनों में से किसी भी लेसन से एक पैसेज होता है। उन लेसन में से जितने भी लेसन आपके प्रोज सेक्शन में दिए हैं, उनमें से किसी एक लेसन का यह पैसेज होता है, और इस पैसेज पर आधारित आपके 2 क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपको हल करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसी से होगा। तो एक बार इस पैसेज को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन, उनमें से एक कर्मचारी जो कि एक पोस्टमैन था, आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के कार्यों में मदद किया करता था, वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली बहुत तेजी से हंसते हुए, एंड शोव्ड हिम द लेटर, और लेटर टू गॉड, और भगवान को लिखा हुआ पत्र उसने उसे दिखाया। इसके बाद नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे कैरियर में, हैड ही नोन, उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो अपने पूरे पोस्टमैन कैरियर में, पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे कैरियर में उसने कभी भी ऐसा एड्रेस, ऐसा पता किसी लेटर पर लिखा हुआ नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट, एक मोटा आदमी था, एमिएबल, हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट, वह भी बहुत तेजी से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग इमीडिएटली, तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह एकदम सीरियस, गंभीर हो गया। तो ये देखिए आपने इस पैसेज को पढ़ लिया। अब इस पैसेज का आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं इस पैसेज के अंतर्गत। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 9 क्वेश्चन है, और 10, 9 और 10 एक क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आंसर आपको निकालना होगा, जो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9, 10, द पोस्टमैन शोड हिज बॉस, जो पोस्टमैन था, डाकिया था, उसने अपने बॉस को, अपने मालिक, अपने जो है अधिकारी को, अपने बॉस को क्या दिखाया, तो वो क्या दिखा, पेन दिखाया, स्टैम्प पेपर, या फिर एक स्टैम्प पेपर दिखाया, या इंक पॉट, या स्याही की दीवार दिखाई, अ लेटर, तो अ लेटर, सही ऑप्शन क्या है, लेटर। चूँकि हम जानते हैं कि पोस्टमैन ने अपने बॉस को क्या दिखाया, वही भगवान को लिखा हुआ एक पत्र, तो भगवान को लिखा हुआ एक पत्र पोस्टमैन ने किसको दिखा दिया, तो अपने बॉस को ये दिखाया, अ लेटर दिखाया, ये ऑप्शन सही हो गया। दूसरा देखिए, द पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था, एक फ्रॉड व्यक्ति था, एन एमिएबल, हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था, या एन इंटेलिजेंट एम्प्लॉई, बहुत ही बुद्धिमान कर्मचारी था, या डिसऑनेस्ट पर्सन, या बहुत ही बेईमान व्यक्ति था। तो हम जानते हैं कि जो पोस्ट मास्टर था वो कहते हैं एमिएबल फेलो, मतलब एक हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन आपका ये सही हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक, 11 से लेके आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक आप यहाँ देख रहे हैं। 11 से लेकर 13 तक ये भी 2 क्वेश्चन, प्रोज सेक्शन से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको पैसे से पूछने होते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो अन्य प्रोज के ही कई लेसन जो दिए गए हैं आपके बुक में, तो प्रोज के ही अन्य लेसन से, अन्य पाठों में से ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है। मतलब ये जो 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं 11 से 13, ये आपके प्रोज सेक्शन, आपके इंग्लिश के प्रोज सेक्शन के अन्य लेसन में से उठा के दिया गया है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो हम यहाँ उठा के लाए हुए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना है, इसलिए मैं ये सेलेक्ट करके क्वेश्चन आपके लिए ले आया हूं। अगर आप ध्यान से इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि प्रश्न आपको यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर में मिल जाए। ठीक है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक क्या है। देखिए यानी कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन, कह रहा है कि आपके प्रोज के लेसन है उनके अंडरस्टैंडिंग मतलब उनकी समझ पर आधारित है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो सही ऑप्शन को जो है आप सेलेक्ट करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, What did Lancho think of the post office employees? What did Lancho think of the post office employees? Lancho ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के विषय में क्या सोचा? पहला ऑप्शन, बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों के समूह थे, रूड, असभ्य थे, अनहेल्पफुल, सहयोग करने वाले नहीं थे, या प्राउड, या घमंडी थे।
तो लेंचो ने जो है पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के विषय में क्या सोचा? हाँ, वो सोचा था बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने कहा कि ये पूरा पैसा नहीं भेजे, कुछ चुरा लिए हैं, इसका मतलब ये ठगों के समूह है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ई वाला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू मैंडेला, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। मंडेला के अनुसार जो है राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या होता है? खनिज होता है, मिनरल्स खनिज होता है, जेम्स होता है, डायमंड होता है या पीपल। तो वो जो है आपकी मंडेला ने क्या कहा कि लोग, जनता, उन्होंने मंडेला ने कहा कि जनता जो होती है वो किसी राष्ट्र की वास्तविक धन होती है। पब्लिक जो होती है मतलब पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वही किसी राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा? डी, ई वाला सही होगा, पीपल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द बस फेयर फ्रॉम वल्ली से विलेज टू द टाउन वॉज, पैसे कितने थे? मतलब बस फेयर, बस का किराया, वल्ली के गांव से शहर तक के बस का किराया कितना था? द बस फेयर मतलब वल्ली के गांव से लेकर शहर तक बस का किराया कितने पैसा था? 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा, 20 पैसा, कितने पैसे थे? तो आप सबको होता है कि कितने पैसे? 30 पैसे थे। जी हाँ, तो जो वल्ली के गांव से लेकर शहर तक जो बस का किराया था वो 30 पैसे थे। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 15 तक, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 से 15 तक यह पोएम का होता है, मतलब पोइट्री से रिलेटेड होता है। जी हाँ दोस्तों, तो 14 और 15, क्वेश्चन नंबर जो 14, 15 है ये आपके पोइट्री से होता है। मतलब पोइट्री का कोई एक स्टेंजा दिया रहेगा, उस स्टेंजा के नीचे 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से निकालना होता है, अर्थात इसी स्टेंजा, इसी पैसेज के माध्यम से देना होता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो इससे पहले हम इस पोएम को देख लेते हैं, ये पोएम कहाँ से दिया गया है। तो देखिए पोएम अगर हम पढ़ते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, अ सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड ए रूट। देखिए तो ये आपका जो पैसेज है कहाँ से लिया है? कवि कह रहा है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जो है हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे मानसिक अवस्था को बदल दिया है, मेरे मानसिक अवस्था को बदल दिया है, कवि कह रहा है। अर्थात ये आपका जो 4 लाइन स्टेंजा दिया हुआ है, ये आपका एक पोएम है, आपके सिलेबस में पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। आप सभी जानते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो एक पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट हैं आपके रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो उसके पोएट जो है वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं, और वो ये जो 4 लाइन दी गई हैं वह डस्ट ऑफ स्नो से दी गई हैं, जिसमें जो है धतूरे के पेड़ के नीचे, एक हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे कवि बैठा हुआ है, और एक कौवा जो है हेमलॉक ट्री के ब्रांचों को हिलाता है, और डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण कवि के ऊपर गिर जाते हैं। तो वही है कि जब बर्फ़ के कण कवि के ऊपर गिर जाते हैं, कौवा जब हेमलॉक ट्री के ब्रांचों को हिलाता है, तो उस ब्रांच से जो बर्फ़ के कण हैं कवि के ऊपर गिर जाते हैं, तो वो बर्फ़ के कण हैज़ गिवन माई हार्ट, कवि कह रहा है कि वही बर्फ़ के कण हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो यही बर्फ़ के कण जो है मेरे मानसिक अवस्था को, मेरे चित्त को बदल दिया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, और जो बचे हुए दिन मेरे थे वो बहुत ही उदास या दुखी व्यतीत हुए, ऐसा कवि कह रहा है। ठीक, तो कुल मिला कि ये आपका जो स्टेंजा है वो डस्ट ऑफ स्नो का है, जिसके राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ली हैं। अब इसका आंसर ये नीचे आपको देना है, क्वेश्चन दिया गया है, द क्रो हैज़ चेंज द मूड ऑफ द पोएट बाई, करेक्ट, द क्रो हैज़ चेंज, कवि ने जो है कवि के मानसिक अवस्था को, मानसिक स्थिति को बदल दिया। कवि ने जो कवि ने कवि के मानसिक अवस्था को बदल दिया। किस तरीके से? सिंगिंग अ सॉन्ग, गीत गाकर, फ्लाइंग अराउंड द पोएट, या फिर जो है कवि के इधर उधर उड़ के, या फिर आपका जो ये क्वेश्चन और 2 ऑप्शन है, शेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री, ये ऑप्शन है शेकिंग द स्नो, यह बर्फ़ की पेड़ से जो है बर्फ़ हेमलॉक ट्री, ये जो ट्री आया है हेमलॉक ट्री के लिए आया है कि, या फिर वो जो हेमलॉक ट्री था उस पेड़ से बर्फ़ के कणों को गिराकर। तो जी हाँ, यही वाला ऑप्शन आपका सही है। इसी चूँकि जो कौवा था वह कौवा हेमलॉक ट्री के शाखाओं से बर्फ़ के कण कवि के ऊपर गिरा दिया, तभी कवि की जो मानसिक अवस्था बदल गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? शेकिंग द स्नो फ्रॉम द, शेकिंग माने हिलाना, स्नो माने बर्फ़, फ्रॉम द ट्री माने हेमलॉक ट्री से बर्फ़ के कण हिलने के बाद गिर गए। ठीक,
ये आपको ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट, कवि किस बात का सुझाव देने की कोशिश कर रहा है? पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट, पोएट किस बात का सुझाव देने का प्रयास कर रहा है? स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ, पहला ऑप्शन है। क्या छोटी छोटी चीज़ें जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं? ए, या डस्ट ऑफ स्नो इज वेरी यूजफुल, या बर्फ के कण बहुत ही लाभदायक थे, या अक्रो इज ए सिग्निफिकेंट बर्ड, या कौवा जो है एक बहुत ही जो है सिग्निफिकेंट किसी प्रतीक का पक्षी है, या हेमलॉक ट्री हैज ए लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट, या हेमलॉक ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व है। नहीं तो इसमें आपका ऑप्शन पहला वाला ही सही है। कवि, ये पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट, कवि जो है आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंजेज इन लाइफ, की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो आपका ऑप्शन पहला वाला सही है। आइए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके जो 16 से लेकर 20 तक आते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री के होते हैं। जी हाँ, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 16 से 20 तक था। 5 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आपके सप्लीमेंट्री से आते हैं। तो सप्लीमेंट्री में जो लेसन्स आपके दिए गए हैं, उन लेसन्स को अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है और किसी का एक भी गलत नहीं हो सकता है। फिर भी हम यहाँ जो कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्री के, वही क्वेश्चन यहाँ से हम सिलेक्ट करके आपके पास आपके साथ ले आए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं या देख लेते हैं, इसको ध्यान रखते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से ये प्रश्न फंसने की पूरी संभावना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 क्या है? बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन, ये कह रहा है कि आपके लेसन पर आपके जितने भी सिलेबस में जो लेसन है उसी के समझ पर आधारित है। इन द बुक, किताब आपके फुटप्रिंट विदाउट द फीट, जो बुक आपकी है सप्लीमेंट्री बुक के आपका जो टाइटल है वो है फुटप्रिंट विदाउट अ फीट, ये है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो नीचे दिए हुए क्वेश्चन का सही आंसर आपको सेलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, हम उसके बाद फिर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, ई ब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक इन 10। ई ब्राइट की माँ जो थी, ई ब्राइट की जो माँ थी, और उन्हें एक किताब, एक गिफ्ट, एक उपहार दिया था, उनको जो है एक बुक दिया था। उसका टाइटल क्या था? तो उसका टाइटल क्या था? द ट्रैवल ऑफ वायसराय बटरफ्लाइज, या फिर द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10। तो जो ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन मिल गया। तो जो बुक ए ब्राइट की मदर ने जो बुक उन्हें दिया था उसका टाइटल था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, अर्थात तीसरा ऑप्शन आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपको देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर डिड द ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग? ग्रिफिन जो है आइपिंग में कहाँ ठहरा हुआ था? जो ग्रिफिन था वो आइपिंग एक सराय है, तो आइपिंग में कहाँ ठहरा हुआ था? इन अ सराय, एक सराय में, इन अ चर्च, एक चर्च में, या इन अ होटल, एक होटल में, या फिर एक इन अ टेम्पल, एक मंदिर में। तो आप सभी को पता है कि ग्रिफिन एक सराय, एक लोकल, एक स्थानीय क्षेत्र में रुका हुआ था। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका ये वाला सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ट्रिकी से एक्चुअल प्रॉब्लम हुआ। ट्रिकी का जो वास्तविक समस्या थी वो क्या थी? ट्रिकी की जो वास्तविक समस्या थी वो क्या थी? मलेरिया, उसको मलेरिया हुआ था, उसको बुखार हुआ था, या उसको कुपोषण की बीमारी थी, या वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, या फिर ज़्यादा खाने के कारण उसको पल्टी हो रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि वो ज़्यादा खाया था, इसी कारण वो पल्टी कर रहा था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? डी, द वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। क्वेश्चन नंबर 19 को आप देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19, हाउ ओल्ड हरी सिंह व्हेन ही मीट अनिल? हरी सिंह जब अनिल से मिला तो वह कितने साल का था? हरी सिंह जब अनिल से मिला तो कितने साल का था? 15 साल, 17 साल, 20 साल, या 21 साल? तो आप सबको पता था वो 15 साल का था। हरी सिंह जब अनिल से मिला तो कितने साल? 15, और अनिल कितने था? 30 साल का था, तो ये 15 साल का है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ये वाला ए, 15 साल का। अगला क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज होरास डन बाय थॉट? मतलब व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन, किस प्रकार के नागरिक होरास डन बाय सोचते थे होना? तो देखिए, डिसऑनेस्ट थे, पुअर थे, या काइंड हार्टेड थे, या ऑनेस्ट थे? किस प्रकार के नागरिक थे वो? तो हम सभी जानते हैं कि वो बेईमान थे नहीं, गरीब भी नहीं थे, और दयालु भी नहीं थे, लेकिन वो ईमानदार थे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन आपका सही है, ऑनेस्ट थे। तो यहाँ पे जो आपको दिया, व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज होरास डन बाय जो है वो किस प्रकार के नागरिक थे, किस प्रकार सोचा करते थे? तो वो निश्चित रूप से एकदम ऑनेस्ट, ईमानदार थे। तो आपका ऑप्शन 20 का जो है डी हो गया, इस प्रकार ये सही होगा। तो साथियों,
देखना आपको हमने आपको इस वीडियो में दिखाया कि आपके जो अल्टरनेटिव 20 क्वेश्चन आते हैं, जो 20 क्वेश्चन आपके अल्टरनेटिव आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके मेरिट लिस्ट को बनाने में, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, हमने आपको जो क्वेश्चंस बताया हुआ है, अगर इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और 100 में 100 आने का पूरे चांस होगा। तो इंग्लिश में अगर आप चाहते हैं कि आपका 100 में 100 पूरा नंबर आए, तो हम जैसा आपको बता रहे हैं वैसा आप करते चलिए। और जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में टिक लगाते जाइए, उनको आप जरूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में आप क्लियर होइएगा। मतलब अगर आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इसको आप हेडलाइन या नोटबुक में टिक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके आने की प्रबल संभावना। इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त हो गया 20 क्वेश्चन। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी को लेके आएंगे। सेक्शन बी में अगले वीडियो में हम सेक्शन बी के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको लेके आएंगे। आप चैनल पर हमारे बने रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, शेयर करिए और कमेंट करिए तथा लाइक भी करिए। ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।